नमस्कार। मेरा नाम अमर सिन्हा है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मुंगेर सिविल कोर्ट में पिछले 40 वर्षों से अधिक से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको इस एपिसोड में, जो हमारा पहला एपिसोड है, उसमें खास महल पर चर्चा करूँगा। पहला प्रश्न जो आता है वो है कि खास महल है क्या। इसका जवाब ये है कि खास महल शहरी भूमि, वो एक लीज्ड प्रॉपर्टी है और राज्य सरकार की ओर से गवर्नर, महामहिम तथा एक व्यक्ति जो लीजधारी है, जिसे लेसी कहते हैं, उसके बीच एक सोवरेन एग्रीमेंट है संविधान की अनुच्छेद 299 के तहत। और ये मिनिमम 30 वर्षों के लिए है, जो रिन्यूएबल है और म्यूटेटेबल भी है, और मैक्सिमम जनरेशन टू जनरेशन तक है। तो नटशेल में अभी खास महल के बारे में ये कहा कि ये शहरी संपत्ति है जो लीज प्रॉपर्टी है। अब अगर इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका इतिहास ये है कि ये मुगल बादशाहों की निजी संपत्ति थी, जिसे मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार के तौर पर बहाल कर दिया कि उसको बंदोबस्त करिए, उसको लीज करिए और उससे रेंट आप वसूल करिए। और मुगल बादशाह इसके लिए कोई खास अमाउंट सेस में लिया करते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान से चली गई तो उसका बागडोर जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक कानून के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया हिंदुस्तान के राजपाट को, और खास महल की जमींदारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से हो गई। और जब देश आज़ाद हुआ, संविधान हमारा बना, तो फिर खास महल जो अर्बन प्रॉपर्टी है वो गवर्नर बिहार के नाम से हो गई, और बिहार सरकार उसका देखभाल करती है महामहिम गवर्नर के नाम से। फिर अब बताऊं आगे कि दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आप खास महल प्रॉपर्टी में अपना अधिकार कैसे सुनिश्चित करेंगे। पहली बात यह है कि यदि आप या आपके पूर्वज को खास महल का लीज है, हिंदी में उसे पट्टा भी कहते हैं, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी के लेसी हैं। दूसरा कि अगर आपने उस संपत्ति को, खास महल की संपत्ति को सेल डीड से प्राप्त किया है, तो क्या जिलाधिकारी का, कलेक्टर का सेल डीड के पहले एक लिखित नो ऑब्जेक्शन है? अगर लिखित नो ऑब्जेक्शन है, कलेक्टर ने अलाउ किया है रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो आपकी खास महल की संपत्ति है। और अगर ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं है और आप किसी तीसरे तरह से उस खास महल संपत्ति को प्राप्त किए हैं या उसके कब्जादारी हैं, तो फिर आपको अपने कब्जे को साबित करने के लिए, उसकी कानूनी वैधता को साबित करने के लिए किसी वकील के सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि बिहार सरकार की खास महल के संबंध में नीति क्या है। खास महल का लीज
पूरे बिहार में भिन्न भिन्न तरह का है। जो 30 वर्षों का है उसके लीज का शर्तनामा एक तरह का है, जिसमें लिखा है कि अनलिमिटेड रिन्यूअल सरकार करेगी अगर लेसी ऐसा चाहे तो। अपनी मंशा सरकार को लीज समाप्ति के 3 महीना पहले व्यक्त कर दे तो सरकार पुनः 30 वर्षों के लिए उसे लीज दे देगी। सिर्फ रेंट यानी मालगुजारी उसका 2 गुना हो जाएगा, यही लिखा है उसमें। और म्यूटेशन जो है सो मुफ्त करेगी, यानी कि अगर लेसी मर गया है तो उसके वंशजों के नाम से वो संपत्ति म्यूटेट हो जाएगी और सरकार ये मुफ्त में करेगी। दूसरा, जहाँ जनरेशन टू जनरेशन है विथ राइट टू सेल है, जिसमें कलेक्टर के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वैसे लीज भी हैं। मगर उन लीजों में अलग अलग स्टिपुलेशंस होंगे, अलग अलग शर्तनामे होंगे। अब खास महल जो बना वो ड्वेलिंग हाउस के लिए जो शहरी क्षेत्र में दिया गया वो शहर बसाने के लिए ही दिया गया। मगर चूंकि ब्रिटिश काल था, इसीलिए ब्रिटिश जमींदार था, इसीलिए वो करीने से बढ़िया से शहर बसाने के लिए कतिपय शर्त उसने लगाया और वो सही भी था। और आज भी वो सही है कि आज जबकि जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है 1950 के लेजिस्लेशन से बिहार सरकार के, तो ये इस खास महल की जमींदारी अब बिहार सरकार में वेस्ट हो गई है। बिहार सरकार हमारा जमींदार है खास महल का। मगर नई नीति जो नीतीश जी ने 2011 में लाया है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो संविदा थी गवर्नर के बीच और एक लेसी के बीच, उसको उलट फेर कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब जनरेशन टू जनरेशन लीज नहीं रहेगा और सभी 30 वर्ष के लिए लीज रहेंगे। और तीसरी बात कि जिन्होंने लीज नहीं कराया है वो ट्रेसपासर हैं अपनी ही संपत्ति में। ये हास्यास्पद बात थी। और ये भी कहा कि अब जो फिर से सलामी सबको देना होगा, और सलामी सरकार लेना चाहती थी उस जमीन के रजिस्ट्री वाले कीमत पर। तो ये सारी बात जो थी सो पूर्व के शर्तों के विपरीत थी। अब प्रश्न ये था कि क्या सरकार एक नीति लाके, जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, क्या उससे संविधान के तहत 299 में जो सॉवरेन एग्रीमेंट है उसको बदल सकती है। इसी बात से क्षुब्ध होकर के बहुत सारे लोग ने बिहार सिटीजन वेलफेयर, खास महल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसको स्थापित किया और नीतीश जी के खास महल 2011 नीति को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया रिट के द्वारा। वहाँ यह माननीय न्यायालय का आदेश आया शॉर्ट में कि ये नीति जो है 2011 वाली, ये उन लीजों पर लागू नहीं होगी जो 7/4/11 के पूर्व से लेसी थे, यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा। सरकार हार गई। सरकार क्षुब्ध हो करके और इसे एलपीए कोर्ट यानी डिवीजन बेंच में ले गई। वहाँ भी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। एलपीए बेंच ने भी सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। सरकार इससे भी क्षुब्ध रही और फिर सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर किया, जिसमें सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी को भी पार्टी बनाया। और दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही
आदेश छोटा सा पारित किया कि वे हाई कोर्ट के आदेशों में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। वो कुछ जोड़ना चाहते हैं और उन्होंने जोड़ा यही कि अगर लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो उल्लंघन के तारीख क्या है, वो तारीख इम्पॉर्टेंट है कि वो 7/4/11 के पहले के तारीख हैं तो शर्तनामे के अनुसार कार्रवाई होगी। उल्लंघन करने पर क्या पूर्व के शर्तनामे में कार्रवाई करने का ढंग था, और अगर 7/4 बाद के लीज हैं तो फिर बाद का जो पॉलिसी है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में 7/4/11 के बाद कोई लीज नहीं हुआ है, किसी ने लीज लेना की जहमत नहीं उठाई है। क्यों कि नीतीश जी की खास महल पॉलिसी 2011 जन विरोधी है, कानून विरोधी है, संविधान विरोधी है। जन विरोधी कैसे है? खास महल का जो लीज अग्रीमेंट है वो टीपी एक्ट के अंतर्गत है। नीतीश जी अपने 2011 पॉलिसी में ये कहते हैं कि वो टीपी एक्ट के अंतर्गत इसको नहीं मानेंगे, खास महल के लीज को वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के तहत मानेंगे। तो उनके मानने से तो होगा नहीं, क्योंकि टीपी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, राज्य सरकार उसको फेरबदल नहीं कर सकती है। और जो लीज टीपी एक्ट के अंतर्गत है उसमें नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके शर्तों को तोड़ मरोड़ नहीं पाएंगे। तो उनको कोई गलत सुझाव ये दिया। और फिर नीतीश जी कहते हैं कि जो हम रिन्यूअल करेंगे, नवीकरण करेंगे लीज का 30 वर्षों के बाद, तो हम उसका जो बाजार मूल्य है वो लेंगे। तो बाजार मूल्य जब कोई देगा तो फिर वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेगा जो लीज प्रॉपर्टी लेगा? ये भी सामान्य समझ के बाहर की बात है। नीतीश जी को इस पर भी सोचना चाहिए था। वो तो विकास पुरुष कहलाते हैं ना, और समरस समाज चाहते हैं ना, तो फिर ये कैसा शोषण है? और संविधान के विरुद्ध इसलिए है कि लीज के बिंदु पर हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट से माननीय उच्चतम न्यायालय तक का एक नहीं अनेकों डिसीजंस है कि लीज के टर्म्स को बदला नहीं जा सकता है बाद में पॉलिसी लाकर। इसीलिए 2011 पॉलिसी नीतीश जी लागू नहीं कर पाए। अब इसके लिए जो संघ खड़ा हुआ है सिटीजन वेलफेयर फोरम पटना में, उसने अच्छा काम किया और यहाँ तक इस लड़ाई को लड़ करके ले आया। मगर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार हारने के बाद लीज रिन्यूअल का काम ना करके एक अलग उलझन पैदा कर दी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सरकार जन विरोधी है। क्योंकि एक तो सरकार की बिहार लिटिगेशन पॉलिसी है जिसमें सरकार ने स्वयं कहा है कि साहब लिटिगेशन को हम बढ़ाएंगे नहीं, और अगर सरकार 1 से 2 बार हार चुकी है न्यायालयों में तो फिर तीसरी बार जाएगी नहीं। मगर यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो सरकार सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट सब हो आई, और अभी सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के जो आदेश है, एलपीए बेंच के जो आदेश है, उस पर अमल ना करके एक तो उसने मालगुजारी लेना बंद कर दिया है, लीज रिन्यूअल करना बंद कर दिया है, और इसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए फिर से एक सर्वे स्टार्ट कर दिया है। ये तीसरी बार सर्वे है 92 से। 1992 से सरकार रिन्यूअल को रोके हुए है। सरकार एक पार्टी है सिर्फ इस अनुबंध में, इस संविदा में, और यूनिलैटरल एक्शन सरकार नहीं ले सकती है कानूनन, फिर भी सरकार ले रही है। इसलिए समय आ गया है जब जनता इसका जवाब 2 तरह से दे सकती है। एक, सरकार के विरुद्ध अवमानना लाकर, और दूसरा, इलेक्शन में सरकार को अपनी हैसियत बताकर।
आज के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे विषय पर।